नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 124 भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संरचना के बारे में। 124 बताता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और सर्वोच्च न्यायालय की उसकी रचना कैसी होगी, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, वेतन भत्ते क्या होंगे और यदि मुख्य न्यायाधीश जो है अपने कर्तव्य का सही से पालन ना करे तो उसे हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सारे बातों का मूल प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बताता है कि 124 ऑब्लिक सब क्लॉक 1, आप यहाँ से देखिए कि 124 सब क्लॉक 1 क्या-क्या कहता है। तो 124 सब क्लॉक 1 कहता है, आप फर्स्ट में देखेंगे कि 124 सब क्लॉक ये 1 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सही बात है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट तो होगा। किसके तहत? 124 के अनुसार। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और सब क्लॉक 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन उसके साथ-साथ और क्या होंगे? तो भाई सुप्रीम कोर्ट होने से तो नहीं ना होगा, उसमें बैठने वाले मुख्य न्यायाधीश भी तो होने चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट होगा और उसका एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात करता है किसमें? अनुच्छेद 124 का सब क्लॉक 1 के अंतर्गत कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और जिसे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं और अन्य जजेस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद जो है समय-समय पर इन न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते रही है, घटाने की प्रवृत्ति अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमेशा घटाते बढ़ाने की जो शक्ति है किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है कि जब-जब देश में आवश्यकता पड़े कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कामों का बर्डन बढ़ रहा है, तो क्या करता है? न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते रहती है। 2024-25 तक देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और इस प्रकार 2024-25 तक हमारे देश में जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश है अर्थात वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश किस समझ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं? तो 34 34 व्यक्ति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पद पर अभी काम कर रहे हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? सूर्यकांत साहब है और ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले कौन थे? बी आर गवई साहब थे जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो है 53वें और कौन है? सूर्यकांत साहब है और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ कब लिया? तो 24 नवंबर 2025 को पद और गोपनीयता की न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा और किस आधार पर करेगा? तो सीनियरिटी के आधार पर करेगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में कहा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे और कैसे करेंगे? तो सीनियरिटी के आधार पर करेंगे और सीनियरिटी कौन तय करता है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो भारतीय संविधान में तो कॉलेजियम सिस्टम सीधे-सीधे नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का बेंच द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है कि सीनियरिटी के आधार पर किस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया जाए और जिस व्यक्ति का नॉमिनेट जो है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा 3 जजेस के माध्यम से कर दी जाती है, उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, ठीक है? सीजेआई की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब द्वारा किए जाते हैं और किस आधार पे? तो सीनियरिटी के आधार पर। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सीजेआई के परामर्श से करते हैं। कौन? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सीजेआई के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वो भी सीजेआई के परामर्श के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं? 34 है, 1 सीजेआई और 3 क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है? तो ये जो 3 मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन सीजेआई के परामर्श के माध्यम से, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं की बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति जब बनेगा तो उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि भारत में किसी भी संवैधानिक पद पे जाएँ, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है? तो इस आधार पे हम देखते हैं कि 124 आर्टिकल के सब क्लॉज 3 कहता है कि
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पहली शर्त क्या है? वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है? वो या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में 5 साल कार्य कर चुका हो, या तो फिर हाई कोर्ट भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए वकालत कर चुका हो, या फिर वो भारत के राष्ट्रपति की नज़र में जो है विशिष्ट विधिवेता रहा हो। विशिष्ट विधिवेता का तात्पर्य क्या है? कि वो विशिष्ट विधिवेता का तात्पर्य है कि कानून का विशेष ज्ञाता हो। इस आधार पर भी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायाधीशों के कार्यकाल या उसकी टेन्योर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 कहता है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 65 वर्ष तक होगी। मतलब कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? हाँ, सब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार कितने वर्षों का होगा? तो 65 ईयर का व्यक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल तक बने रह सकते हैं। इससे पहले भी वो चाहेंगे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके अपने कार्य से मुक्त हो सकते हैं, या फिर व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगा करके महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या होती है? तो इम्पीचमेंट भारतीय संविधान में 61 अनुच्छेद में दिया गया है। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। सेम प्रक्रिया जो है मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके वेतन और भत्तों की बात करेंगे तो 124 के 4 सब क्लॉक 4 बोलता है, अनुच्छेद 124 सब क्लॉक 4 के अनुसार वेतन और भत्तों की बात करेंगे तो ये संसद द्वारा ही तय किए जाते हैं। इसके कार्यकाल के दौरान इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। आप कह सकते हैं कि भाई कार्यकाल के दौरान घटाने या बढ़ाने नहीं जाने से क्या तात्पर्य है? तो घटाया या नहीं बढ़ाने जाने का तात्पर्य यह है कि ताकि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसीलिए जब तक वो अपने कार्यकाल में बैठे रहेंगे, तब तक उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों पर किसी भी प्रकार से कटौती या तो वृद्धि नहीं किया जा सकता है। इसका ऐसा करने का कारण ये था कि कोई व्यक्ति यदि भविष्य में मुख्य न्यायाधीश जो बने यदि वो लालची हो और उसे लगे कि सत्ता पद से उसे ज़्यादा लाभ अर्जित हो सकता है, तो अपने अधिकारों का हनन करते हुए, अधिकारों का उपयोग करते हुए और जो बोलते हैं कि मिस अधिकारों का उपयोग करेंगे और कहते हैं कि गलत डिसीजन की प्रवृत्ति समाज में ना बढ़ा सके। इसीलिए जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार से उनके वेतन और भत्तों को घटाया बढ़ाया जाने का कोई भी प्रक्रिया भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। और ये जो न्यायाधीशों का वेतन होता है जो दिया जाता है भारत के संचित निधि निधि जिसे कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके माध्यम से भारतीय मुख्य न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाना या रिमूव या इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 और 5 के अनुसार हटाने का आधार दो ही रखा गया। दो ही आधार पर आप मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। दो आधार कौन कौन से हैं? तो पहला आधार कहता है कि सिद्ध दुराचार, जो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश है अब वो व्यक्ति क्या है, उसका बिहेवियर कैसा हो गया, मिसबिहेवियर होने लगा है, या तो फिर वो व्यक्ति क्या हो गया, दिवालिया हो गया हो, अनकैपेसिटी हो गया, या क्या हो गया, पागलपन हो गया, उसके अंदर पागलपनता आ गया हो, तभी जाकर के उसे हटाने का क्या आधार बनाया गया, तो दुराचार या फिर अक्षमता को हटाने का आधार बताया गया मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, दोनों सदनों में कहने का मतलब या तो पहले लोकसभा में आए चाहे या तो पहले राज्यसभा में आए, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा जब दो तिहाई बहुमत, जो कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई सदस्य जब बहुमत से पारित कर देते हैं, तो उसी दौरान राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हट जाने का डिसीजन सुनाते हैं। और ये जो पारित होने की प्रक्रिया है, इसकी सूचना मुख्य न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व ही दे दी जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत में अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग से गुजरना नहीं पड़ा है। मतलब ये महाभियोग की प्रक्रिया भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का के साथ नहीं हुआ है। मतलब भारत की जो न्याय प्रणाली है इतनी सख्त है, हम कह सकते हैं कि इतनी निष्पक्ष है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी मुख्य न्यायाधीश को
इस प्रक्रिया से नहीं गुजरने की नौबत आई है। तो ठीक है, इसी प्रकार हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।